हेलो एवरीवन। सो पीएनसी के अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑल पॉसिबल सिलेक्शन के केसेस कौन से थे, मतलब डिस्टिंक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते थे, आइडेंटिकल को आइडेंटिफाई कैसे करते थे और उनमें केसेस अप्लाई कैसे करते थे। नाउ स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दोस कंडीशन एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 10 persons are sitting in a row. In how many ways we can select 3 of them if adjacent persons are not selected? ठीक है, अच्छा इस टाइप का ही क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, कुछ 3-4 एग्जांपल्स। ये एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइप के नहीं है, इसी का लैंग्वेज चेंज करके इन क्वेश्चंस को आप किसी भी वे में पूछ सकते हो बेसिकली। लाइक ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कैसा हुआ है कि 10 persons are sitting in a row, आपको सिलेक्ट इस तरीके से करना है सच दैट 3 पर्सन आ जाए बट वो तीनों एडजेसेंट ना हो या फिर वो एडजेसेंट ना हो बेसिकली। इसी क्वेश्चन को रो की जगह यू कैन फॉर्म अ लाइन, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना बस करना। नाउ द क्वेश्चन दैट वी हैव इज लेट P1 P2 P3 अप टू Pn बी 10 पर्संस। ये अपने हो गए लाइन से। अब मुझे इनमें से 3 इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं आने चाहिए। सो इसका केस क्या होगा समझना। मैं क्या करता हूँ, I'll find out the total cases, total case of selection minus my unfavorable case, unfavorable cases to get the answer. अब एक चीज समझो, इस अप्रोच को हम बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। हम लोगों के पास जो केस सॉल्व नहीं करना है मैं उसको सॉल्व कर लूंगा और टोटल में से उसको सबट्रैक्ट कर दूंगा तो I'll get the answer. बट यू हैव टू बी केयरफुल, कभी कभी इस केस में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं बिकॉज आप या तो उस केस एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हो या फिर कम काउंट करते हो। ठीक है, टोटल में मिस्टेक नहीं हुआ, टोटल केस सिंपल है। टोटल केस का मतलब हुआ केसेस विदाउट एनी कंडीशन। जब 10 पर्सन है, 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं, दैट मींस क्या हो गया 10C3, सो टोटल डायरेक्टली आ गया। नाउ अनफेवरेबल केस, अनफेवरेबल केस का मतलब क्या हुआ, वो केस जहां पे 2 एडजेसेंट पर्सन को आपने सिलेक्ट किया था। अब ना वो 2 एडजेसेंट पर्सन भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, तो मैं दोनों केसेस को ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है अपने पास। सपोज पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि अनफेवरेबल केसेस को जब मुझे निकालना है, सो इट इज केस व्हेन 2 persons are adjacent, अब इसमें एक चीज समझो, जब 2 पर्सन को एडजेसेंट लिया, सपोज P2 P3 एडजेसेंट थे और थर्ड जो पर्सन है उसको सिलेक्ट करने का फ्रीडम था मेरे पास। नाउ P2 P3 एडजेसेंट है और P10 ये मेरा थर्ड पर्सन हुआ तो चलेगा, 2 एडजेसेंट थे, ये अपना अनफेवरेबल केस में काउंट हुआ। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है, अगर मैंने P2 P3 के बाद थर्ड पर्सन P4 ले लिया तो अब ये 2 नहीं, ये 3 एडजेसेंट बन गया। कहने का मतलब मेरा जो 2% एडजेसेंट वाला केस है इसमें 3% एडजेसेंट भी काउंट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मिस्टेक यहाँ पे जनरली होता है कि जब अनफेवरेबल केस आपको निकालने का बोलते हैं तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली सोचते हो कि ठीक है पहले निकाल लेते हैं 2 एडजेसेंट पर्सन के केस, फिर निकाल लेंगे 3 के केस, बल्कि 2 एडजेसेंट पर्सन के अंदर 3 वाले केस ऑलरेडी काउंटेड है। और एक ट्विस्ट, ये जो 2 एडजेसेंट पर्सन के आप केस निकाल रहे हो इसमें 3 पर्सन एडजेसेंट के केस डबल काउंटेड है। समझना कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लो। सपोज जब 2 एडजेसेंट पर्सन को हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेट दोस 2 persons be P2 and P3, इनको मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, नाउ अज्यूम द थर्ड पर्सन टू बी P4, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ जिसके अंदर केस कौन सा आया था P2 P3 P4। नाउ एक और केस देखना, 2 एडजेसेंट पर्सन को अपने को सिलेक्ट करना है। सपोज करो अब मैंने पर्सन P3 P4 सिलेक्ट किए एंड जो थर्ड पर्सन था उसको मैंने P2 लिया। क्या आपको एक ही केस रिपीट होता हुआ दिख रहा है? सो एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने 2 पर्सन्स को एडजेसेंट रखा तो इसमें 2 पर्सन के एडजेसेंट के केस तो काउंट हुए, साथ में 3 पर्सन के एडजेसेंट के केस 2 बार काउंट हो गए। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड के साथ, एक बार बैकवर्ड के साथ। तो इसीलिए जो मेरे अनफेवरेबल केसेस हैं वो क्या होंगे, व्हेन 2 persons are adjacent माइनस व्हेन 3 persons are adjacent। सो बेसिकली यही अपने पास इंपॉर्टेंट लॉजिक था जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करवा सकता था अपने से। ठीक है, नाउ अब डायरेक्टली कैलकुलेशन है, व्हेन 2 persons are adjacent, 2 पर्सन एडजेसेंट है मतलब दोनों को मुझे नियर बाय सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगी, P1 P2 P2 P3 P3 P4, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो अगर मैं P1 से स्टार्ट करूं तो लास्ट कॉम्बिनेशन P9 पे एंड होगा, मतलब मेरे पास 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पर इस 9 से तो 2 ही पर्सन सिलेक्ट हुए, थर्ड पर्सन भी सिलेक्ट करना है,
जब आपने 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिए तो अब जो थर्ड पर्सन है उसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस बचे हुए हैं। सो 9 into 8, ठीक है। ये 9 क्या है समझना, 9 इंडिकेट्स कि 2 पर्सन का जो पेयर आप ले रहे थे एडजेसेंट पर्सन, उनके कितने कॉम्बिनेशन, तो उसके 9 कॉम्बिनेशन, एंड हर उस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग यू विल हैव 8 ऑप्शंस टू सिलेक्ट द थर्ड पर्सन। ये तो हो गया अपने पास कब, व्हेन 2 पर्सन्स आर एडजेसेंट। माइनस द केस जब 3 पर्सन साथ में होंगे। अब 3 पर्सन के लिए क्या, स्टार्टिंग विद P1 से लेके P3, फर्स्ट केस P2 P3 P4, सेकंड केस, तो लास्ट केस क्या होगा, P8 P9 P10, but total I can say we have 8 cases, so minus 8. यहाँ मुझे मिलेगा 72 minus 8, this becomes 64. So out of total cases 64 cases मेरी क्या है, unfavorable, मतलब मुझे जो आंसर निकालना था that is number of favorable cases, अब वो क्या आना चाहिए, number of favorable cases should be total cases. total case हम लोगों ने क्या बोला था, irrespective of any condition 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, so this should be 10C3 minus unfavorable which is 64. 10C3 का वैल्यू होता है अपने पास 120, so 120 minus 64 ये आएगा अपने पास 56. That means there are 56 ways in which 3 persons can be selected such that कोई भी इनमें से consecutive या adjacent नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इस चीज को ध्यान रखना, नेगेटिव अप्रोच यूज करोगे तो आपको ये चीज केयरफुली पता होनी चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम 4 men and 6 women, a committee of 5 is to be selected. Okay, the number of ways committee can be formed so that men are in majority. Okay, so condition बना देता हूँ, there are 4 men and there are 6 women. Out of them, I need to select total 5. ठीक है, एक कमिटी है जिसमें कितने मेंबर्स होंगे 5, बट अंडर दी कंडीशन कि कमिटी में मेन हमेशा क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी में। कोई बाउंडेशन नहीं दिया है कि एक वुमेन या एक मैन आना चाहिए, ऐसे कोई केस नहीं है। तो मैं यहाँ पे केसेस फॉर्म करता हूँ, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन। पहला केस आई कैन से चारों मेन कमिटी मेंबर्स आते हैं, ठीक है। टोटल कमिटी मेंबर्स कितने चाहिए थे, 5, तो एक वुमेन आना पड़ेगा, मेजोरिटी है अपने पास अभी भी ना। सपोज 3 मेन आए कमिटी मेंबर्स में, सो बाकी 2 हो जाएंगे वुमेन टू मेक द कमिटी 5, बट ये 2 ही केस पॉसिबल है, बिकॉज अगर हमने 2 मेन मेंबर लिए तो वुमेन कितने हो जाएंगे 3, तो मेजोरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो अगर मेन को मेजोरिटी में रखना है तो वी हैव ओनली दीस 2 केसेस। नाउ अब यहाँ पे एक चीज समझना, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्वेश्चन आसान सा था, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है आपको कि सर अरेंजमेंट करना है या फिर सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कमिटी बनानी है, स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया हुआ है सिलेक्टेड, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सी एंड पी, यहाँ पे देयर इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ सी। अब इस केस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मेन मुझे 4 चाहिए फॉर द फर्स्ट केस, ये मेरा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है। 4 मेन एंड 1 वुमेन, आउट ऑफ 4 मेन में से 4 सिलेक्ट करने का चांस तो कितना हो जाएगा, ये तो 4C4 डायरेक्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाय आउट ऑफ 6 वुमेन आई नीड 1, सो 6C1। मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, अंडरस्टूड, बिकॉज मुझे कमिटी फॉर्म करना था, एंड कमिटी को फॉर्म करने के लिए आई यूज 2 स्टेजेस, 4 मेन लिए एंड एक वुमेन, तो दोनों का केस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4C4 is 1, 6C1 is 6, तो ये आया 6 cases. Now second case, out of 4 I need 3 men, so this should be 4C3 multiplied by out of 6 I need 2 women, so 6C2. ये वे कितना आएगा अपने पास, this should be 4 into 6C2 is 15, 4 into 15 is 60. So total ways कितने आ जाएंगे मेरे पास, 66. ये होगा अपना टोटल आंसर कि we have 66 ways to form a committee. ये सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अरेंजमेंट कहीं नहीं बोला है। अरेंजमेंट कब बोलता, जब अपने पास बोलता है कि कमिटी को अरेंज भी करो, लाइक मेंबर्स में पहले कौन है बाद में कौन है, बट अभी यहाँ पे सिर्फ एम इज कि कमिटी में कौन कौन मेंबर है, वो किस प्लेस पे है या वो कैसे आए, उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ अपने को बोला गया है लेट ए बी द सेट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स A1 A2 A3 A4 वेयर A1 is greater than A2, A2 is greater than A3 and A4। कंडीशन दे रखी है अपने को। सो A मैं नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब सिंपल सा, ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं 4 डिजिट नंबर के जिसमें डिजिट्स में ये ऑर्डर फॉलो होता है। नाउ अगेन मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो एक टाइप है, इसी क्वेश्चन को पूछने एक तरीका और भी होता है, ठीक है। कैसे पूछते हैं समझना, ऐसा बोलते हैं कि सपोज ABCD ऐसे 10 पर्सन्स हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। नाउ इनके आपस में अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल कैसे भी कर सकते हो आप, 10 लोगों को अरेंज करना है तो। अब आपसे बोलेगा
10 फैक्टोरियल में से ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं जिसके अंदर A इज बिफोर B एंड B इज बिफोर C। ये नहीं बोला कि ABC एक साथ, लाइक पहले A आया, फिर कुछ पर्सन्स, फिर B, फिर कुछ पर्सन्स, फिर C। तो ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं, ये वही केस है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन से केस को पहचानना सीखो कि अपने पास कौन सा कंडीशन, जैसे यहाँ कोई कंडीशन हुआ कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ अब अगर आप एक एक नंबर लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लाइक मुझे पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज तब होंगे जब एलिमेंट डिफरेंट होंगे, बिकॉज अगर सेम होगा गलती से तो इक्वल टू हो जाएगा। तो इसीलिए पहली कंडीशन के चारों ही डिजिट अपने क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बट डिफरेंट के साथ साथ मुझे ये भी तो ध्यान रखना है कि उनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, या उनका अपने पास ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि बड़ा होना चाहिए। लाइक फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ा होना चाहिए और फोर्थ इन चारों में सबसे छोटा होना चाहिए। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं समझना, टेक्निकली अगर ऑब्जर्व करोगे तो केस वैसे अरेंजमेंट का है, बिकॉज मुझे 4 डिजिट को अरेंज करना है और उस तरीके से केसेस देखना है। बट ये केस सॉल्व होगा सिलेक्शन से, ठीक है। ये केस या फिर लाइन वाला केस बोला, दोनों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास मुझे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। कहीं मुझे नहीं बोला उसमें कंडीशन आपके पास की कोड डिजिट यूज कर सकते हो, कोई नहीं। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और चारों डिजिट इस कंडीशन से दिख रहा है कि क्या होंगी, डिफरेंट होगी अपने पास। टोटल मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो आई हैव 10 डिजिट्स, इसमें से ही 4 डिजिट नंबर बनेगा ना, फ्रॉम 0 to 10, इनमें से ही कोई डिजिट्स होंगे अपने पास, ठीक है। अब मैं एक रैंडमली एक काम करता हूँ, 0 to 9 हमको डिजिट्स यूज करते हैं, 0 to 9 वी हैव 10 डिजिट्स। मैं रैंडमली क्या करूंगा, इनमें से कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, रैंडमली। सो उसका वे क्या हो गया, 10C4। मतलब मैंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ एनी 4 डिजिट्स, सिलेक्शन ऑफ एनी 4 डिजिट्स। इससे मैंने क्या अशर किया कि जो 4 नंबर मैंने सिलेक्ट किए वो चारों डिफरेंट है, बिकॉज मैंने सिलेक्शन किया है तो रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकता अपने पास यहाँ पे ना। अब चारों अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मतलब एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, एंड सो ऑन। सो मैं क्या करूंगा, उन चारों को इस ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, ठीक है। आई नो कि 4 नंबर को अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बट आउट ऑफ दोज 4 फैक्टोरियल वे ऐसा एक ही वे होगा जिसमें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक सिंपल सा केस लेता हूँ समझाने के लिए। 10 डिजिट थे, कोई भी रैंडम 4 डिजिट लो आपके हिसाब से। सपोज मैंने ले लिया 1 3 6 8, ये 4 डिजिट लिए, ठीक है। आई नो कि इन 4 डिजिट को अरेंज करके टोटल आई कैन फॉर्म 4 फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक है। चारों को अरेंज करते रहोगे तो 4 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे। बट इन चारों को मुझे अरेंज करना है ऐसे ऑर्डर में सच दैट पहला डिजिट क्या हो जाए, सबसे बड़ा, ये हो गया 8, उसके बाद उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 1। क्या यही कंडीशन इनका कोई और अरेंजमेंट सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ये एक ही अरेंजमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब सिंपल सा हुआ, जितने वेज में आप 10 में से 4 नंबर सेलेक्ट कर पाओगे, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक केस बनेगा विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो एक्चुअली में यही अपना आंसर हो गया 10C4। 10C4 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जिसका कंडीशन अपने को दे रखा था। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था उसको भी समझ लो, वो लाइन वाला क्वेश्चन कि सपोज करो A1 A2 up to A10, these are 10 persons जो एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। नाउ इनके आपस में अरेंजमेंट के कितने वेज पॉसिबल हैं, वी हैव 10 फैक्टोरियल वेज। बट अब मुझे कंडीशन दी गई है कि A1 जो है वो हमेशा A2 के पहले होना चाहिए और A2 जो है वो हमेशा A3 के पहले होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा समझना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि A1 जस्ट पहले, A2 हो सकता है 9th प्लेस पे हो पर A1 उसके पहले कहने के देखना चाहिए अपने को। सो ऐसे केस में क्या होता है समझना, मुझे कंडीशन दी गई है कि A1 के बाद कहीं ना कहीं A2 होना चाहिए और A2 के बाद कहीं ना कहीं A3 होना चाहिए। क्या जो बाकी पर्सन्स हैं A4 से A10 उससे मुझे कोई मतलब है? नो डाउट वो अरेंजमेंट का पार्ट रहेंगे, पर क्या वो मेरी कंडीशन का पार्ट है? नहीं। अब ऐसे केस में क्या होता है समझना, आप निकालो टोटल वेज कितने होंगे, ठीक है। टोटल वेज कितने होंगे, सो ये तो हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि मुझे बाकी सबसे तो मतलब नहीं, बट इन 3 से मतलब है। मैं क्या करूंगा, इन 3 को अरेंज करूंगा A1 A2 A3 फॉर एनी केस, फॉर एनी अरेंजमेंट। इन तीनों के इंटरनली कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, आई कैन से 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इन तीनों को अरेंज करूँ 3 फैक्टोरियल वेज में तो मेरे पास 6 वेज आएंगे। वो 6 वेज कौन से होंगे, देखो A1 A2 A3। मैं उनको साथ में लिख रहा हूँ बट ये साथ में नहीं है,
सपोज करो आपने 10 पर्सन को अरेंज कर दिया, तो किसी एक प्लेस पे A1 है, किसी पे A2, किसी पे A3, तो मैं सिर्फ इनको आपस में अरेंज कर रहा हूँ, बाकी बीच में पर्सन है, ठीक है। A1 A2 A3 ये एक वे हुआ, A1 A3 A2 ये दूसरा हुआ, फिर A2 A1 A3, नेक्स्ट इज A2 A3 A1, नेक्स्ट इज A3 A1 A2 एंड लास्ट इज A3 A2 A1। अब इन सब केसेस को ऑब्जर्व करो। आउट ऑफ ऑल दीज केस ऐसा केस कितने हैं जिसमें पहले A1 फिर A2 फिर A3, तो ऐसा एक ही केस में मिला आपको। बाकी सब में कुछ ना कुछ केस डिस्टर्ब हो जाएगा अपने पास। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे या जिन पर्सन्स पे कंडीशन थी सिर्फ उनका ही अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था। वो भी स्पेसिफिक केस, वो 3 ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल केस में अरेंज हो सकते थे, पर उनमें से एक ही केस काम का था। तो मैंने क्या किया था, टोटल निकाला था 10 फैक्टोरियल, मैं इस चीज को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। डिवाइड क्यों किया, बिकॉज आई नो आउट ऑफ एवरी 3 फैक्टोरियल केस एक केस मेरा क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो टोटल में से भी मैं क्या करूंगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा टू गेट ऑल दी फेवरेबल केसेस। मैंने क्या किया, मैंने टोटल केस निकाला और फिर उसमें से ये ऑब्जर्व किया कि हर 6 में से एक केस मेरे काम का होता है। बिकॉज जितने भी अरेंजमेंट बनाओगे उसमें हर एक अरेंजमेंट में A1 A2 A3 के आपस में 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे, तो मैं हर एक को डिवाइड करते जा रहा हूँ टू गेट दी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। लाइन वाला क्वेश्चन बोलो या फिर नंबर वाला, दोनों का लॉजिक सेम था, कहने को अरेंज करना था, बट हमने क्या लॉजिक यूज किया, सिलेक्शन, बिकॉज उससे आंसर अपने को निकालना और आसान हो जाता है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अलग टाइप का है। यहाँ पे मल्टीपल केसेस है। यहाँ अपने को बोला गया है in how many ways we can select 4 letters of the word Mississippi। Now अब यहाँ पे जो लेटर्स हैं उसने ये नहीं बोला कौन से लेटर्स या फिर कौन से लेटर कितनी बार, तो मुझे यहाँ पे सारे केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे केस बन सकते हैं, लाइक डिस्टिंक्ट कितने, आइडेंटिकल कितने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे वर्ड को प्रॉपरली अरेंज करता हूँ कि इसमें एक M है, इसमें 4 टाइम्स I है, नेक्स्ट इसमें 4 टाइम्स S है एंड इसी में 2 टाइम्स P। ठीक है, अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया सेपरेट। नाउ मुझे चाहिए सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, अब वो 4 लेटर्स का नेचर क्या है मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। सो मैं केसेस बनाता हूँ। पहला केस ऑल डिफरेंट, सिलेक्शन करना है। पहला केस मैंने बोला ऑल डिफरेंट। दूसरा केस 2 सेम 2 डिफरेंट। ठीक है, मतलब जो 2 लेटर लिए थे वो 2 आइडेंटिकल थे और 2 डिफरेंट थे अपने पास। ठीक है, थर्ड केस 2 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ अदर काइंड, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना अपने पास, 2 I और 2 S हो सकते हैं, चलेगा केस, नो डाउट। थर्ड केस, फोर्थ केस सॉरी, फोर्थ केस इज 3 सेम एंड 1 डिफरेंट, ये भी चलेगा अपने पास। फिफ्थ केस 4 सेम, चारों के चारों सेम आ जाए, ये अल्फाबेट भी पॉसिबल है। तो जितने केस थे मैंने सब बना लिए। हमेशा ऐसे में क्या करूँ ना कि ऑर्डर ध्यान रखो। मतलब मैंने क्या किया, पहले स्टार्ट किया कि एक भी सेम नहीं था, मतलब 0 सेम, फिर 2 सेम, ऐसे ऑर्डर बनाते गए, अपने आप केसेस बनते गए। जनरली आप सब केस बनाते हो, इस केस को भूल जाते हो, तो इसको केयरफुल रहना, जहाँ पे 2 सेम ऑफ वन टाइप एंड 2 सेम ऑफ अदर टाइप दोनों साथ में आ सकते हैं। ठीक है, अब हर एक केस का आंसर निकाल लेते हैं। पहला केस ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट मतलब क्या हुआ कि आई नीड 1 M 1 I 1 S एंड 1 P। आई वुड से इसका एक ही वे होगा ना, क्यों, क्योंकि अपने पास 4 लेटर वर्ड चाहिए था, मेरे पास एक M एक I, एक S पर डायरेक्टली उसको ले सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपने पास अरेंजमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ सिलेक्शन ही है, तो सिंपल सा मैं 1 वे ही लिखूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। नाउ मुझे क्या चाहिए, 2 अल्फाबेट तो चाहिए सेम, मतलब मुझे इनमें से किसी में से भी 2 अल्फाबेट पिक करने हैं, बट वो दोनों सेम होने चाहिए। अब 2 सेम के मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो वो डबल I हो सकता है, या वो डबल S हो सकता है, या फिर डबल P हो सकता है। तो पहले मैं 3C2 लिखूंगा, सॉरी 3C1। 3C1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास डबल के 3 ऑप्शन थे और 3 में से कोई एक मुझे चाहिए था। नाउ 3C1 से क्या हुआ, 2 सेम वाले अल्फाबेट सेलेक्ट हो गए। सपोज कर लो 2 I सिलेक्ट हुआ था, अब क्या चाहिए, 2 अल्फाबेट और चाहिए, बट दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब सपोज I अगर सिलेक्ट हो गया तो I का केस हटा दो, 1 2 3 कितने अल्फाबेट बचे, 3 में से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, सो दिस इज 3C। अगेन समझना 3C1 क्या इंडिकेट कर रहा था कि 2 आप जो अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे थे वो 2 के कितने केस थे, तो 3 केसेस थे, 3 में से एक केस को सिलेक्ट करना था, और जो बाकी बचे हुए 2 अल्फाबेट थे वो रिमेनिंग 3 में से किसी भी 2 सिलेक्ट आपको सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट इज टू सेम एंड टू सेम। नाउ अभी जो मैंने अपने पास यहाँ पे 3 पेयर्स में से एक सिलेक्ट किया था, अब वो 3 पेयर्स में से मैं क्या कर लूंगा, 2 सिलेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा 3C2 डबल आई डबल एस, एक केस ये हो सकता है डबल आई डबल पी या फिर डबल एस डबल पी, वही लिखा हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट 3 सेम 1 डिफरेंट। जब 3 सेम की बात आई तो अब पी भी बाहर हो गया, या तो 3 सेम यहाँ पे हो सकते हैं या फिर 3 सेम यहाँ पे। सो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा सिलेक्शन का 2C1, ये एक वे हुआ। 1 डिफरेंट, सपोज करो 3 आई लिए थे तो डिफरेंट में कितने ऑप्शन बचे, 3 बचे, तो इनटू 3C1। लास्ट केस 4 सेम, 4 सेम तो अपने 2 ऑप्शन है, या तो चारों आई होंगे या फिर चारों एस होंगे, तो इसका 2 बेस। इन सबका एडिशन वुड बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस शुड बी 3 into 3, मतलब ये हो गया 9, यहाँ पे आ गया अपने पास 3, दिस शुड बी 3 into 2 6 एंड दिस इज 2। सो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा 10 plus 11 21। So there are 21 ways in which 4 letters can be selected from this arrangement या from this word। Okay, so next part start करते हैं, which is division and distribution। नाम से समझ रहा होगा क्या करना है हमने को। कुछ set of elements दे रखे होंगे, कुछ set of objects दे रखे होंगे, पहले तो उनको अपने को डिवाइड करना है एंड देन उसको आगे किसी को अलॉट या डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पूरी पार्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि whether the question is of division or the question is of division plus distribution। कुछ क्वेश्चंस को मेंशन कर देगा, but there are certain examples जहाँ पे we need to identify कि क्वेश्चन डिवीजन का है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसके अंदर मेनली there are 2 cases, दोनों केस को डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ डिवीजन इनटू अनइक्वल ग्रुप साइज। अनइक्वल ग्रुप साइज, ओके, इसका मतलब क्या है समझना। सपोज आपके पास लेटर से 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 ऑब्जेक्ट को आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, पर तीनों ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट किसी में भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिफरेंट होना चाहिए, लाइक 2 3 5, ठीक है। इट कांट बी 3 3 4 बिकॉज वहां पे 2 ग्रुप साइज क्या होगा सेम। ग्रुप साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में है अपने पास। तो हम लोग पहला केस क्या लिख रहे हैं, डिवीजन इनटू अनइक्वल ग्रुप साइज, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है, इक्वल होगा तो अलग होता है, अनइक्वल पहले होगा। सपोज करो वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्वियसली ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल केस हम लोग नहीं देख रहे हैं। वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है अपने पास। आई नीड टू डिवाइड दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू r ग्रुप्स, ठीक है, सच दैट पहले ग्रुप का साइज है A1, सेकेंड ग्रुप का साइज है A2, थर्ड ग्रुप का साइज है A3 एंड सो ऑन। rth लास्ट ग्रुप का साइज है अपने पास AR, अंडर द कंडीशन कि A1, A2, A3, AR ये कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं अनइक्वल ग्रुप साइज। तो इसका नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ये हमको मिलता है डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल होल अपॉन इंडिविजुअल ग्रुप साइज A1 फैक्टोरियल, A2 फैक्टोरियल, A3 फैक्टोरियल अप टू AR फैक्टोरियल। हमने क्या किया सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो थे उनका फैक्टोरियल अपॉन में इंडिविजुअल जो अपने पास जितना ग्रुप साइज था उससे डिवाइड कर दिया। इससे हमको क्या मिला, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, कि डिवाइड करने के वेज कितने हैं। नाउ सपोज करो ये जो R ऑब्जेक्ट्स या R ग्रुप हमने बनाए हैं ये आगे R पर्सन्स को अलॉट करने हैं, ठीक है, मतलब आप मुझे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो इसी में अगर मैं बोलूंगा आपसे नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट मुझे R पर्सन्स में ही करना पड़ेगा, मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट तो क्या हो जाएगा, ये तो आपने डिवाइड कर दिया an factorial by A1 factorial up to AR factorial। अब हुआ क्या, आफ्टर द डिवीजन आपके पास R ग्रुप्स बन गए, ठीक है। अब ये R ग्रुप्स आपको R पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इनटू R फैक्टोरियल। तो सिंपल सा पहले हमने डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरल केस एक्सप्लेन किया। इसी को थोड़ा समझते हैं एक ऐसे केस में जहां पे आपको इसको ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा। सपोज करो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे m प्लस n प्लस p, जहां पे मेरा m n p तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसको मुझे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, m n p। बेसिकली मैं आपको इसी का
एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये आंसर कहाँ से आया और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर आप गलती से इस चीज को भूल जाओ तो इसको याद डिराइव कैसे करना है या उसको समझना कैसे है अपने को, ठीक है। सपोज करो एम एन प्लस पी, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास ऑब्वियसली। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए अपने पास, एम प्लस पी। तो मुझे पता है कि एज पर दी मेथड मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, एम प्लस एन प्लस पी द होल फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल, ठीक है। उसी को मैं डिराइव करने का ट्राई करता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, m प्लस एन प्लस पी में से m ऑब्जेक्ट्स को अलग कर लूंगा, मतलब इनमें से मैं m ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। सो इसका बेस कितना होगा, m प्लस एन प्लस पी सी एम, ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ जब m प्लस एन प्लस पी में से m यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ कितने बचे, n प्लस पी बचे। n प्लस पी में से कितने चाहिए, n, सो मल्टीप्लाई बाय n प्लस पी सी एन। अब n प्लस पी में से भी n यहाँ पे आ गए तो यहाँ कितने बचे, p, तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट को मिल गया। यहाँ का वे हमेशा PCP मतलब वन वे ही रहेगा, बिकॉज जितने ऑब्जेक्ट बचे हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट उसको मिलने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखो लास्ट ग्रुप के पास ऑप्शन नहीं होता, ये सबको मिल जाता है, जितने बचते हैं वो सारे लास्ट के पास चले जाते हैं आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि m ऑब्जेक्ट यहाँ पे, n यहाँ पे, बाकी बचे जो p थे वो बाय डिफॉल्ट ग्रुप बना दिए। नाउ अब इस आंसर को ऑब्जर्व करना, बिकॉज ये आंसर ऐसा दिख नहीं रहा है, पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m प्लस एन प्लस पी सी एम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल होल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, मतलब क्या बनेगा n प्लस पी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इसका वैल्यू कितना आएगा, n प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस पी माइनस n, मतलब p फैक्टोरियल। ऑब्जर्व करो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये तो 1 था, फाइनली आंसर क्या बना, देखो m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल होल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये आंसर किसका निकाला है हम लोगों ने, ये आना चाहिए एक्चुअली, ये आंसर किसका निकाला है, केस ऑफ डिवीजन का, डिवाइड करने के लिए। नाउ अगर मुझे इसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बाय डिफॉल्ट मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो मुझे कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अलॉट करते हैं या डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस केस को जहां पे ग्रुप साइज क्या है अपने पास, अनइक्वल। दिस टेक्निक, दिस आंसर ओनली होल्ड्स ट्रू व्हेन द ग्रुप साइज इज अनइक्वल। ओके, इसी का सेकंड केस देखते हैं, डिवीजन इनटू इक्वल ग्रुप साइज। सपोज करो, जनरल केस में एक्सप्लेन करता हूं आपको। सपोज आपके पास kn एलिमेंट्स है, मतलब बेसिकली k टाइम्स ऑफ n एलिमेंट है, जिनको आपने k ग्रुप में डिवाइड किया। लाइक फर्स्ट ग्रुप में n एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में n एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में n एलिमेंट एंड सो ऑन, लास्ट ग्रुप में भी n एलिमेंट, और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए, बेसिकली k। फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट केस में यहाँ पे सभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, यहाँ पे सभी में ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ग्रुप साइज क्या है अपने पास, सेम। नाउ अब ऐसे केस में डिवीजन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इंपैक्ट होता है समझना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही मिस्टेक होगा। जब हम बात करेंगे डिवीजन का, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। सो इस केस में क्या हो जाएगा, kn का कंप्लीट फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन इंडिविजुअल जितने ग्रुप साइज थे सबका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ग्रुप साइज क्या है अपने पास, n फैक्टोरियल, तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल की पावर k, क्योंकि यही आएगा अपने पास k टाइम्स n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की बार, सो n फैक्टोरियल टू द पावर k। ये हो जाएगा अपने पास आंसर डिवीजन का। ये हमने सीखा था केस 1 में, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, समझना। ये आंसर करेक्ट नहीं है, थोड़े चेंजेस चाहिए इसमें। चेंजेस क्यों चाहिए उस चीज को समझो। सपोज करो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट को नाम दे दो O1, O2, O3 अप टू O10, ठीक है। 10 ऑब्जेक्ट को मुझे 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट पहले ग्रुप में कितने आने चाहिए, 5, दूसरे ग्रुप में भी कितने आने चाहिए, 5। सपोज करो जो पहला ग्रुप था उसको आपने दिया O1 से लेके O5 तक के ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड ग्रुप को क्या मिलेगा, O6 से O10, ठीक है। ये केस हुआ। नाउ सपोज करो सेकंड केस में ऑब्जर्व कर रहा हूं, जहां पे मैंने फर्स्ट ग्रुप को O6 से O10 तक के ऑब्जेक्ट दिए, तो सेकंड ग्रुप को क्या मिल जाएगा, O1 से O5। जो मैंने केस 1 बोला और जो मैंने केस 2 बोला, दोनों में कोई डिफरेंस हुआ क्या, बिकॉज सिलेक्शन क्या बोलता है कि अरेंजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले कौन आया बाद में कौन आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल ग्रुप के अंदर क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है। सो पहले केस में क्या था, एक ग्रुप था कंटेनिंग O1 टू O5, एक ग्रुप था कंटेनिंग O6 टू O10, सेकेंड केस में भी वही बना था, मतलब वहां पे केसेस रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं।
बेसिकली जितने ग्रुप का साइज सेम होता है उतने केसेस रिपीट होते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में। यहाँ पे कितने ग्रुप का साइज सेम है, के ग्रुप का, तो आपको आखिरी में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखो। जब अपने पास इक्वल ग्रुप का डिस्कशन आता है, सो डिवीजन का यहाँ तक का स्टेप तो सेम था, पर हम लोग साथ में जितने ग्रुप सेम है उससे क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। नाउ अब यहाँ पे अच्छा चीज देखना क्या होता है, जब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, सो अब क्या हो जाएगा, अभी क्या हुआ, इक्वल ग्रुप थे नो डाउट, बट के ग्रुप बने थे ना अपने पास। अब ये के ग्रुप आपस में कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑब्वियसली के को, तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, के फैक्टोरियल से। जब डिस्ट्रीब्यूशन पे आओगे तो के फैक्टोरियल से के फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, खाली इतना ही पार्ट बचेगा, दैट मींस के एन का होल फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल टाइम्स के। सो ये इसका खास बात था कि अपने पास जब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हो तो फाइनली के से के कैंसिल हो जाता है, बिकॉज अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंस आएगा आपके पास। और अब वहां पे मुझे इन ग्रुप्स को भी, के ग्रुप्स आपस में सारे अलग अलग है नो डाउट, सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लाइक सबका ग्रुप साइज सेम है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अंदर के एलिमेंट तो अलग अलग है, तो इसलिए इनकी अरेंजमेंट पॉसिबल है। और वो कितने वेज में अरेंज होंगे, वो होंगे के फैक्टोरियल वेज में अरेंज। इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको के फैक्टोरियल से तो वापस क्या मिल जाएगा, सेम आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक में कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम चीज हमने केस 1 में भी किया था, सेम केस 2 में भी किया। नाउ जैसे मैंने आपको केस 1 में एक सिंपल केस लेके समझाया था, वैसे इसको भी डिस्कस करते हैं। सपोज करो मेरे पास 3m ऑब्जेक्ट्स जिनको मुझे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप शुड कंटेन m ऑब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप शुड कंटेन m ऑब्जेक्ट, थर्ड ग्रुप शुड कंटेन m ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों आइडेंटिकल हो गए अपने पास। अब पहले बात करता हूं मैं किसका, डिवीजन का। सो हम लोग कैसे करते थे, 3m में से m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो इसका वे कितना होगा, 3mcm। ठीक है, जब 3m में से m ऑब्जेक्ट आ गए तो यहाँ पे कितने बचे, 2m बचे। अब 2m में से नेक्स्ट ग्रुप के लिए कितने जाएंगे, m, तो 2mcm इनटू आखिरी केस को हमेशा कुछ मिलता ही नहीं है, उसका तो 1 में होता है mcm। और बिकॉज तीनों का ग्रुप साइज सेम है, तो ग्रुप साइज सेम होने की वजह से आपस के अरेंजमेंट काउंट नहीं होंगे, दैट मींस डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। वही केस वापस से कि सपोज करो यहाँ पे m1 m2 m3 आया, या फिर यहाँ पे m3 m2 m1 बात तो एक ही पड़ेगी अपने पास, क्योंकि वो केसेस का ऑर्डर अलग है, पर सिलेक्शन में वो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। 3mcm इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू 2m फैक्टोरियल इनटू इसका वैल्यू होगा 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल, दी होल इनटू, ये तो 1 है तो 1/3 फैक्टोरियल। ये हम बात कर रहे हैं डिवीजन की। ठीक है, सो डिवीजन का आंसर अपने को क्या मिल रहा है, 2m फैक्टोरियल से 2m फैक्टोरियल कैंसिल, 3m फैक्टोरियल दी होल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 फैक्टोरियल। द सेम आंसर जो हमने डिराइव किया था। सो लॉजिक क्या था वो क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जब केसेस या ग्रुप साइज सेम हो जाएगा तो उतने एलिमेंट से डिवाइड करना है। नाउ एक थर्ड केस और बनता है, आई डोंट थिंक उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो केस जहाँ पे ग्रुप साइज सेम भी है और डिफरेंट भी है, लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले। सपोज 10 ऑब्जेक्ट है, 10 को आपको 3 3 4 की पार्ट में या 3 3 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। सो अब क्या होगा, अब ऐसे केस में जितने ग्रुप सेम हैं उनके ही फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, बाकी सब प्रोसेस सेम चलेगा। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमेशा ऊपर यहाँ पे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, नीचे हमेशा क्या आते हैं, ग्रुप साइज। अब ये जो डिवीजन है ये किसके लिए आता था, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप साइज के लिए। मैंने आपसे क्या बोला, 10 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड करो, 3 3 4, तो जितने ग्रुप इक्वल में हैं उनको ही करना बस खाली। तो सिंपल सा मैं एग्जांपल बोल देता हूँ बस खाली, ओनली 10 ऑब्जेक्ट थे, 3 3 4 के ग्रुप में डिवाइड करना था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिवाइड करने का वे होगा 10 फैक्टोरियल दैट मींस टोटल अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 3 थे, इनटू 4 फैक्टोरियल दी होल इनटू 1/2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 3 क्या थे अपने पास, आइडेंटिकल। इसी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलेगा तो अब मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 3 फैक्टोरियल से, बिकॉज 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो इसी चीज को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 toys are to be distributed to 3 children equally in how many ways this can be done। अच्छा, एक चीज समझना, पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस में एक मिस्टेक और भी होता है कि आप सिर्फ वर्ड ही देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है, बट सिर्फ वर्ड को मत देखना, कभी मिस्टेक भी होता है। लॉजिकली सोचोगे तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। द क्वेश्चन इज कि 12 toys are to be distributed to 3 children।
बेसिकली क्वेश्चन क्या चल रहा है, 12 को आपको 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड अंडर दी कंडीशन की क्या है, इक्वली। तो पहले 12 को आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन वो 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। द रीजन बीइंग कि 3 चिल्ड्रन ऑब्वियसली आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आएगा। तो आई शुड से कि यहाँ पे जो केस है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन का है और वही मेंशन भी था, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा बट स्टिल केस डिवीजन का होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि लेयर्स कितनी है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ 12 ऑब्जेक्ट से, 12 को आपने 4-4-4 में ब्रेक किया इक्वली। नाउ वो 4 आगे 3 चिल्ड्रंस को अलॉट होने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अपने पास। तो डायरेक्टली अपना टेक्निक यूज करते हैं। हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले 12 ऑब्जेक्ट्स थे, 12 को मुझे 4-4-4 के 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, डिवीजन का वे कितना हो जाएगा अपने पास, तो एज पर दी फॉर्मूला 12 फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल ग्रुप साइज कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का क्यूब, और क्योंकि ये आइडेंटिकल ग्रुप साइज है तो डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। नाउ ये किसका हुआ, डिवीजन का। अब मुझे आगे यही 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का वे क्या हो जाएगा अपने पास, यही सेम आंसर मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल दी होल क्यूब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एग्जाम्पल को लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 10 persons कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पेयर्स। ठीक है, अगेन यहाँ भी बोल दिया है डिवीजन, और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलता तो हम डिवीजन ही करते, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि 10 persons को 5 पेयर में डिवाइड करना है, आगे का स्टेप बोला ही नहीं है। तो ये एक ही लेयर हुआ अपने पास। जैसे यहाँ पे क्या था, मल्टीपल था, पहले 12 को 4 में डिवाइड किया और फिर बाकी उनको चाइल्ड को अलॉट भी किया। सो यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, सिर्फ 10 को आपको 5 में उसको 1 लेयर सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया अपने पास। डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा, टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं जिसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, पेयर देने हैं। सो टोटल 5 पेयर्स आप इस तरीके से अलॉट करोगे। नाउ अब यहाँ पे मुझे इसका क्या निकालना है, डिवीजन का वे। डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास, डिवीजन के वेज क्या होंगे, टोटल ऑब्जेक्ट दैट इज 10 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 5, और क्योंकि सिर्फ डिवीजन है तो क्या आ जाएगा 1/5 फैक्टोरियल। तो ये रहेगा अपना फैक्टोरियल इस पार्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से लिखा हुआ है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है या फिर कैसे पहचानना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। ठीक है, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया है डिवाइडेड, 5 को 3 में डिवाइड करना है, मतलब इसके आगे लेयर है ही नहीं, उसे डिवीजन का राइट क्वेश्चन हो गया अपने पास। सेकंड क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in 3 different rooms if no room remains empty। अब क्या बोला, 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है और आगे उनको रूम में अलॉट करना है। देखो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा भी बोलता रहे फर्स्ट पार्ट में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ग्रुप्स, ठीक है, तो भी वो केस डिवीजन का ही होता। इस चीज को हम बताने का ट्राई कर रहा था आपको कि वर्ड पे मत जाना, डायरेक्टली लॉजिक पे जाना। अगर क्वेश्चन 1 लेयर है तो वो सिर्फ डिवीजन है, अगर वो क्वेश्चन 2 लेयर है, लाइक सेकंड केस कि पहले आपने 3 ग्रुप बनाए और फिर 3 ग्रुप को रूम्स में अलॉट भी किया, लाइक वो डिफरेंट रूम्स भी है, इसमें स्पेसिफिकली बोला है अपने को 3 डिफरेंट रूम्स, तो अब ये क्वेश्चन 2 लेयर हो गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है अपने पास। नाउ इसी में एक वैरायटी मैंने और दे दिया आपको, वहां डिवीजन था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था, अब अरेंज्ड बोला है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि थर्ड केस का इंपॉर्टेंस क्या है और थर्ड केस को सॉल्व कैसे करना है, बट पहले फर्स्ट और सेकंड को देख लेते हैं। नाउ टोटल वी हैव 5 पीपल, ठीक है, मतलब 5 को 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। सो पहले फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। केसेस क्या पॉसिबल है, 5 को अगर आपको 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, सो आई सपोज एक पॉसिबिलिटी है 1/2, नेक्स्ट इसी में एक पॉसिबिलिटी और 1/2 सॉरी, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है 1/3, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यही 2 केस हैं जहां से हम लोग 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इंडिविजुअली पहले मैं डिवीजन की बात करता हूँ, लाइक केस 1 को हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं। सो डिवीजन के लिए अपने पास क्या था कंडीशन, डिवीजन हम सॉल्व कैसे करते थे, पहले फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करते हैं। सो इसका डिवीजन का वे होगा 5 फैक्टोरियल बाय, इसका तो ग्रुप साइज ही 1 है तो 1 फैक्टोरियल तो 1, 2 फैक्टोरियल 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं मैंने बताया था जितना ग्रुप साइज सेम है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मैंने तीनों को नहीं यूज किया, 2 ही सेम था इसलिए 2 से डिवाइड किया। सो ये आएगा अपने पास फर्स्ट अरेंजमेंट का आंसर, प्लस
सेकंड एक केस और पॉसिबल था अपने पास, एक वे और पॉसिबल था जिसमें ये इवेंट हो सकता था। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बाय, नाउ 1 फैक्टोरियल इज ऑफ नो यूज, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, बट ये 1 फैक्टोरियल का यूज कैसे होगा, इन दोनों का ग्रुप साइज सेम है तो फाइनली ये क्या करेगा 2 फैक्टोरियल से आपके आंसर को डिवाइड करेगा। सो ये बनेगा अपना फाइनल फर्स्ट केस का आंसर कि 5 पर्संस को 3 ग्रुप में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल बाय दिस बिकम्स 8, सो आई सपोज ये आ जाएगा 120 अपॉन 8 व्हिच इज 15 प्लस this becomes 6 into 2 12, 120 upon 12 that is 10, so there are total 25 ways in which we can divide 5 persons in you can say group of 3. now इसी में सेकेंड पार्ट भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझना। सेकेंड पार्ट में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, नाउ मतलब मुझे इसके आगे एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या मैं ऐसा बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब था कि जो आपने ग्रुप बनाए हैं उनको आगे अलॉट कर दो। ये ग्रुप कितने लोगों को अलॉट होंगे, आगे 3 और लोगों को या 3 और रूम्स में अलॉट होने वाले हैं। सो क्या होगा, दोनों में 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट इस आंसर में 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, इस आंसर में 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, मतलब फाइनली इसी आंसर में 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। सो आई कैन से पार्ट बी का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बाय यूजिंग पार्ट 1, 25 into 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स टोटल 150 वेज। ये हो जाएगा अपने पास पार्ट बी। नाउ इसी का पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या बोला है अपने को, अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट रूम्स। नाउ अब पार्ट बी और पार्ट सी में डिफरेंस क्या पहले वो पहचानो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस में आप क्या करते हो, ये पूछता है आप इसको सॉल्व कर देते हो। ठीक है, अभी क्या है, जब आपने इन पर्संस को रूम में अलॉट कर दिया तो नाउ दे कैन अरेंज देमसेल्फ इनसाइड द रूम आल्सो। अभी हम वो केस यहाँ प्रेफर नहीं कर रहे थे, बिकॉज जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरा सिर्फ काम क्या था कि ये ग्रुप इस रूम में चला जाए ना, रूम के अंदर उनके अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं थे। बट जब ऐसा बोला गया है कि अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट रूम्स, मतलब इंटरनल अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है अभी। अब ऐसे केस में ऑब्जर्व करना कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, ये हर एक वैल्यू को मुझे प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये तो हो गया अपना केस फॉर डिवीजन। डिवीजन को मैं लेता हूँ एज इट इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ इसमें मैंने अप्लाई किया था डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो वो रूम में गए, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ ये केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस ग्रुप में दो यू कैन से पर्सन है, इस ग्रुप में 2 पर्सन है। ये 2 पर्सन अपने ही रूम में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 2 वेज में। दीज 2 कैन आल्सो अरेंज इन 2 डिफरेंट वेज। तो क्या होगा, इस आंसर में मैं 2 फैक्टोरियल का एक मल्टीप्लाई और करूंगा और 2 फैक्टोरियल का एक मल्टीप्लाई और। नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस में क्या था, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल the whole multiplied by 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक का केस था इसका डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सेकंड केस में क्या था, फर्स्ट रूम में तो एक ही पर्सन है, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड में भी एक, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। बट थर्ड रूम में वी हैव 3 पर्संस, तो यहाँ पे ये 3 पर्संस कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो इसमें हम लोग एक और 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फाइनली आंसर क्या मिलेगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। सो हमने यहाँ तक का वैल्यू सॉल्व कर रखा था, दिस इज 150, नो दिस इज 15 into 6 which is 90 into this becomes 4, so 360. next is this value which is 10, यहाँ तक का पार्ट था अपने पास 10 into 6 60 into 6 is again 360. so अपना फाइनल आंसर मिलेगा अपने को 720. These are the number of ways जिसमें आप उनको अरेंज भी कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या था, इस क्वेश्चन में अपने को सब कुछ देखने को मिल गया कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अरेंजमेंट बोल दिया तो वो अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो लेयर को समझना, फर्स्ट लेयर इज ऑफ डिवीजन ओनली। जब मुझे सिर्फ ग्रुप्स बनाने हो, जब उन ग्रुप्स को अलॉट करना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब उन ग्रुप्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट्स भी होंगे तो अब वो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो लेयर वाइज चलेंगे। लेयर 1 इज ओनली डिवीजन, लेयर 2 इज डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर 3 इज डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। तो अपन तीनों को एक एग्जांपल में प्रॉपर्ली समझेंगे।